अभी बीते 2-3 दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई है, विश्व स्तर पे एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, यानी वैश्विक आर्थिक असमानता की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के अंतर्गत ये बताया गया है कि भारत में आर्थिक असमानता बहुत बढ़ गई है और उस रिपोर्ट ने ऐसे कई फैक्ट्स बताए हैं जिन्होंने हम सबको अचंभित कर दिए है। मैं डॉक्टर PS और आपके सामने, और आप सबका स्वागत है द क्रेडिबल हिस्ट्री और द क्रेडिबल न्यूज में। आज उसी रिपोर्ट में मुझे आपसे बात करनी है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि भारत के अंदर जो कुल संपदा है, जो वेल्थ है टोटल इंडिया की, उस वेल्थ का 40% जो है वो मात्र 1% लोगों के पास में। यानी आप सबको पता है कि ये 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला मुल्क है, यानी उस 140 करोड़ से ज्यादा वाली आबादी के मुल्क की 1% आबादी के पास इस देश की कुल वेल्थ का 40% हिस्सा है। यानी अब आप ये खुद निकाल लीजिए कि 140 करोड़ का 1% कितना होता है, और उस 1% के पास इस देश की कुल वेल्थ का 40% है। वो रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस देश की कुल इनकम का 58% हिस्सा 10% लोगों के पास गया हुआ है। यानी कुल आबादी के 10% लोग 58% नेशनल इनकम रख के बैठे। और अचंभित करने वाली बात, अचंभित भी क्यों नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सोचने वाली बात है कि देश की 50% आबादी के पास मात्र 15% की इनकम आती है। देखिए फिर समझिए, इनकम अलग चीज है, वेल्थ अलग चीज है। संपत्तियां जो है, यानी देश की संपत्तियां जो हैं, उसका 40% हिस्सा तो 1% आबादी के पास में, और जो देश कुल कमाता है जिसे नेशनल इनकम बोलते हैं, उस इनकम का 58% हिस्सा 10% लोगों के पास में है। और देश की आधी आबादी यानी 50% लोगों के पास कितनी नेशनल इनकम है? मात्र 15%। यानी इसीलिए शायद भारत को एक गरीब मुल्क कहा जाता है। लेकिन यहां पे हम गरीबी की बात नहीं करने जा रहे हैं। यहां पे हम बात करने जा रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि इस मुल्क में अमीर ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं? यकीनन हम गरीब राष्ट्र हैं, और गरीब राष्ट्र का तमगा तो हमारे सिर पे एक लंबे अरसे से लगा हुआ है। यानी जब से हम आजादी हमें मिली है, तब से हमें कहा जाता है हम गरीब मुल्क हैं। लेकिन भारत की छवि बदल रही है। छवि क्या बदल रही है? छवि ये बदल रही है कि ये रिपोर्ट ये बताती है कि भारत विश्व में तीसरे नंबर पे आज खड़ा है। किसमें? आर्थिक असमानता पे। इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी की जो रिपोर्ट है वो भारत को वैश्विक स्तर पर ग्लोबली 3rd नंबर पे खड़ा कर रही है। हमारे से आगे हैं साउथ अफ्रीका, हमारे से आगे है रशिया। यानी भारत एक तरफ गरीब मुल्क, एक तरफ सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क, चीन को हम पीछे छोड़ चुके हैं। और हमारे पर तमगा क्या लग रहा है कि यहाँ पे तो आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है। आर्थिक असमानता का सिंपल मतलब है अमीर के पास अमीर होने के लगातार चांसेस हैं, और अमीरी और गरीबी की जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी कारण मैंने आपको डाटा दिया, 40% वेल्थ 1% लोगों के पास, 58% इनकम 10% लोगों के पास, और 50% आबादी के पास में 15% इनकम। और इसी कारण आज हम इनकम इनइक्वालिटी पर वर्ल्ड में 3rd नंबर पे खड़े। लेकिन क्या हम इसे सोचते हैं? हम नहीं सोचते, हम बहुत भटक गए हैं। हम जब कुछ हमारे देश के कुछ जो बहुत विकसित शहर हैं, जो बड़े बड़े रियल एस्टेट बन रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, हम जब वहां से निकलते हैं हमें लगता है पूरा भारत बदल गया है, पूरा भारत ऐसा है। नहीं, जब हम देखते हैं हमारे देश में गुरुग्राम की जब वहां के रियल एस्टेट की स्टोरीज आती हैं, अभी मैंने पिछले दिनों ही पढ़ा कि करीब 180 फ्लैट की एक सोसाइटी एक बड़े उद्योगपति ने बनाई, शायद बिरला फैमिली की कोई वहां पे सोसाइटी आई है। वो एक दिन में ही सारे के सारे फ्लैट्स बिक गए। और एक फ्लैट कितने का है? वो एक फ्लैट उसकी बहुत बड़ी वैल्यू वहां पे काउंट हो रही है। हम लोग एक भटक गए। हमें लगता है भारत विकास हो रहा है, भारत में विकास हो रहा है, इसलिए चीजें हो रही है। दोस्तों, फैक्ट्स कुछ अलग है। ये बात बहुत सेंसेशनल है। जितनी सेंसेशनल बात हमें गरीबी लगती है ना, जितनी सेंसेशनल हमें बात, संवेदनात्मक बात हमें बेरोजगारी लगती है ना, हम बेरोजगारी की जब बात करते हैं, जब गरीबी की बात करते हैं, हम लोग इमोशनल होते हैं, हम भावुक होते हैं, हमें दर्द महसूस होता है। दोस्तों, इस मुद्दे पर भी हमें दर्द महसूस होना चाहिए। ये बड़ा दर्द वाला मुद्दा है, ये बड़ी संवेदनात्मक मुद्दा है कि अमीर के पास अमीर होने के अधिकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और गरीब के पास गरीबी को मिटाने का विकल्प नहीं है। मैं बहुत सोच के कह रहा हूं कि अमीर के पास अमीर होने के अधिकार मिलते जा रहे हैं। उन्हें अधिकार कैसे मिल रहे हैं? अवसरों के माध्यम से, उन्हें अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से मिल रहे हैं। और मिल रहे हैं, जब मैं ये शब्द उपयोग में ला रहा हूं तो मैं कहना चाहता हूं उन्हें वो अवसर दिए जा रहे हैं।
और गरीब को गरीबी खत्म करने के लिए विकल्प भी नहीं दिया जा रहा, अफसर की तो दूर बात है, उसे नहीं मिल रहा है ऑप्शन। क्या कारण है? मोटे तौर पे जब आप इस चीज के विश्लेषण में जाते हैं कि इनकम इनइक्वालिटी का इंडिया में क्या कारण है, तो आपको लगता है जनसंख्या बहुत बड़ी है। तो साहब जनसंख्या तो चीन की भी बहुत बड़ी थी ना। चीन आपको पता है किस पायदान पे खड़ा है? चीन 10वें पायदान पे है इस रिपोर्ट में। पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, इनकम इनइक्वालिटी की रिपोर्ट में चीन 10वें पायदान पे है, हम 3रे पायदान पे खड़े। और एक बात और है, अंग्रेजों के राज में भी भारत में इतनी आर्थिक असमानता नहीं थी, इतनी आर्थिक विषमता नहीं थी जितनी विषमता अब हो गई है। वो तो हमें लूटने ही आए थे, लेकिन उस समय भी इतनी आर्थिक असमानता नहीं थी जितनी असमानता अब है। तो मोटे तौर पे जब हम इसका विश्लेषण करते हैं हमें लगता है शायद जनसंख्या कारण है, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा जनसंख्या कारण होता तो चीन में भी होती। जनसंख्या कारण नहीं, एक अलग कारण भी है। अगर फिर भी अगर आप खुद सोचे तो आपको लगेगा निजीकरण कारण है, प्राइवेटाइजेशन कारण है, निजी क्षेत्र कारण है। तो मैं ये कहना चाहूंगा निजी क्षेत्र कारण नहीं है, लेकिन निजी क्षेत्र को बहुत अधिक बढ़ावा देना अब कारण बन गया है। निजी क्षेत्र की तो एंट्री 91 के रिफॉर्म से हुई है, और वो तो कारण नहीं है, वो तो समय की जरूरत थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो आर्थिक रिफॉर्म्स हैं वो तो समय की जरूरत थी। अगर उस समय वो निजी क्षेत्र की एंट्री नहीं करवाते तो भारत तो खत्म हो गया होता, भारत तो खत्म हो गया होता। और एक बात और बोलूं, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ जो हमारा भाई रहा है, कभी आप अगर भारत के और पाकिस्तान के डाटा अगर आप देखिए 1970-80 तक तो पाकिस्तान हमसे आगे होता था, और आज पाकिस्तान कहां पिछड़ गया? क्योंकि वो उन रिफॉर्म्स के कारण जो मनमोहन सिंह ने निजी क्षेत्र को एंट्री दी। लेकिन अब क्या हो रहा है, बीते कुछ वर्षों से, बीते कुछ दशकों से क्या हो रहा है, निजी क्षेत्र ही एकमात्र सहारा बन के निकल रहा है। निजी क्षेत्रों को इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि हमने एक सोची समझी राजनीति या नीतियों के माध्यम से हमने क्या गलती की है, निजी क्षेत्र को प्रमोट करने के चक्कर में हमने हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जिन्हें हम पीएसयू बोलते हैं, उन्हें हमने मेन स्ट्रीम में से हटा दी है। मुझे आप बताइए, क्या आप अभी जो ये एविएशन इंडस्ट्री में बीते कुछ दिन पहले जो इंडिगो का क्राइसिस हुआ, क्या इसमें कोई हमारी सरकारी उपक्रम है? नहीं। मैं आपसे कहता हूं, आप मुझे बताइए, रिन्यूएबल एनर्जी में इतना काम हो रहा है इंडिया में, सोलर का, मुझे बताइए क्या उसमें कोई पीएसयू देखते हैं? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में एयरपोर्ट्स वगैरह बन रहे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का काम हो रहा है, क्या आप उसमें नहीं देखते हैं कि निजी क्षेत्र को प्रमोट किया जा रहा है? आप मुझे बताइए, आईटी सेक्टर की मैं बात करता हूं, जो इंडिया में सर्विस सेक्टर में पिछले 30 सालों से एक तरीके से लीडरशिप कर रहा है, क्या आप कोई एक सार्वजनिक कंपनी देखते हैं? आप टीसीएस कौन है? निजी कंपनी। आप इन्फोसिस देखते हैं, आप विप्रो देखते हैं, क्या आप किसी सरकारी उपक्रम को देखते हैं, किसी पीएसयू को देखते हैं? और तो और आइए दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फार्मा में क्या आप कोई किसी पीएसयू को देखते हैं? एक ट्वीट आप देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा, एक ट्वीट में एक जेंटलमैन लिख रहे हैं, कैंसर की दवाई जिसका जो प्राइसिंग है 600 रुपए है, लेकिन उसका एमआरपी कितना कोट किया जा रहा है? 12,000 रुपए। किस कारण हो रहा है? क्या अगर ये चीजें पीएसयू के पास होती, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में होती, तो क्या वो वैसा करते? और एक बात और अचंभित करने वाली बात है, आर्थिक असमानता का कारण क्या है? 2 मुख्य कारण है। एक, नौकरियां नहीं मिल रही लोगों को। दूसरा कारण सबसे बड़ा क्या है? वेतन बढ़ोतरी बहुत कम हो रही है। वेतन बढ़ोतरी कहां हो रही है? निजी सेक्टर में तो आप देखिए 10% की वेतन बढ़ोतरी है, मात्र 9% की। और मैंने कुछ समय पहले इसी प्लेटफॉर्म से एक वीडियो में बताया था कि आईटी सेक्टर में तो सैलरियां बढ़नी ही बंद हो गई हैं। पिछले 1 दशक से जो आईटी सेक्टर में, जो आज हमारे युवा का सपना है, आईटी सेक्टर, जो डॉलर जब ऊपर जाता है तो पैसा कमाता है आईटी सेक्टर, उस आईटी सेक्टर ने फ्रेशर्स की सैलरी 3 लाख रुपए कर दी। उस आईटी सेक्टर में पिछले 10 सालों से एक सैलरीज में हाइक नहीं आई है, जंप नहीं हो रहे हैं। फ्रेशर्स जो है वो डिसअपॉइंटेड हैं। बीटेक की डिग्रियों में कितना पैसा पेरेंट का लग रहा है और उन्हें मिल क्या रहा है? तो आर्थिक असमानता का एक कारण तो ये है कि नौकरियां नहीं है, दूसरा कारण है वेतन बढ़ोतरी बहुत कम है, और तीसरा कारण एक और है, वो ये है कि भारत में इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसमें 40 करोड़ लोग उस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में आप देखते हैं सड़क के किनारे खड़े करके गोलगप्पे बेचने वाला इनफॉर्मल में आता है, किसी सोसाइटी में प्लम्बर का काम करने वाला इनफॉर्मल में आता है, किसी सोसाइटी में इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाला भी इनफॉर्मल सेक्टर में आता है। ये सभी इनफॉर्मल सेक्टर है। या आप देखते हैं कि मतलब ये छोटे छोटे जॉब जो होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर है।
चाय बनाने वाला सड़क के किनारे वो इनफॉर्मल सेक्टर है। 40 करोड़ लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। क्या आपको सरकार की किसी आर्थिक नीति से लगता है कि उनके जीवन में बदलाव किया जाए? उनके जीवन में बदलाव का कोई स्कोप ही नहीं है, दिखता ही नहीं है, किसी पॉलिसी का कोई पार्ट ही नहीं दिखता है, फ्रेमवर्क ही नहीं दिखता है। और निजी क्षेत्र जो पिछले काफी अरसे से मुनाफे में सबसे बड़ी भागीदारी निभा रहा है, वो निजी क्षेत्र कितने लोगों को नौकरी देता है? क्या कभी इसके बारे में बात की जाती है? आप लोगों को याद होगा बीते साल सरकार ने एक बड़ी अच्छी अपने बजट से घोषणा की थी कि हम युवाओं को कंपनियों में इंटर्नशिप दिलवाएंगे। बताइए क्या कितना आंकड़ा उपलब्ध है जिसमें इन्होंने युवाओं को इंटर्नशिप दी है? और उसमें भी मैं एक बात आगे जाके कहता हूं, छोटे शहरों गांवों के युवाओं को क्या बड़ी कंपनियों ने महानगरों में अपनी इंटर्नशिप दी? अपने यहाँ पे कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो योजना फेल हुई है, उपलब्ध ही नहीं है। तो ना तो हमारे पास नौकरियां हैं, ना हम वेतन बढ़ोतरी पे देख रहे हैं। और एक और बात जो शायद आप समझने की कोशिश करें, आपको पता है जो व्यापारी होते हैं, जो किसी भी चीज को बेचते हैं, उनके लिए लागत क्या होती है? उनके लिए लागत होती है मटेरियल की लागत, उनके लिए लागत होती है दूसरे खर्चे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और उसको जब वो टोटल करता है वो एक और लागत होती है उनके लिए एडवर्टीजमेंट, ब्रांड का खर्चा। वो 3 तरीके की लागत को जोड़ के टोटल कॉस्ट काउंट करते हैं, उस कॉस्ट पे वो अपना मुनाफा जोड़ते हैं, फिर बनता है सेल्स प्राइस, और सरकार उस सेल्स प्राइस पे टैक्स जोड़ती है जो किसने देना होता है? उपभोक्ता ने देना होता है। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूं। 10 रुपए का प्रोडक्ट बना, व्यापारी ने कहा मुझे 50% मुनाफा चाहिए, नहीं 5 रुपए, तो मूल्य हो गया 15 रुपए। व्यापारी 15 रुपए में बेच रहा है। सरकार ने कहा मैं 20% टैक्स लूंगी, हालांकि पहले सरकार 30 देती थी, मान लो अब सरकार कहती है मैं 20 लूंगी, तो 15 रुपए पे 20 रुपया होगा 1.5 रुपया। 1.5 रुपया बन के प्राइस बना 16.5 रुपए। 16.5 रुपए कौन देगा? वो उपभोक्ता देगा। यानी 1.5 रुपया जो व्यापारी ने जो चीज बेची उस पे 1.5 रुपया सरकार किससे ले रही है? हमसे ले रही है पर यूनिट पे। व्यापारी से क्या लेगी? व्यापारी से लेगी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की दरें कितनी है? मान लो 30%। किस पर ले रही है? व्यापारी से। जो व्यापारी का 5 रुपया मुनाफा था, 5 रुपए मुनाफे का 30% और टोटल सेल्स प्राइस पे जो टैक्स लग रहा है। यानी जब आप पर यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे तब भी आप ये पाएंगे कि उपभोक्ता पर यूनिट पे सरकार को टैक्स ज्यादा दे रहा है और पर यूनिट पे एक व्यापारी जो है वो टैक्स कम दे रहा है। एक लंबे अरसे से इंडिया में टैक्सेशन की चीजें जो है वो बड़ी रिजिड बनी हुई है। और तो और एक चीज और है, पिछले कुछ अरसे से अगर आप इस चीज को भी देखें, कैसे सरकारी क्षेत्र में, कैसे पीएसयूज में नौकरियों की तादाद कम होती चली गई है। मैं आपको आंकड़े के साथ बताता हूं कि आप देखिए कि जो इंडिया में जितने पीएसयू थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट, 2013 में उनमें उनपे जो टोटल जॉब्स थी वो करीब 17 लाख से ऊपर थी 2013 में। आपको पता है हर साल वो नौकरियां कम होती चलेगी, 17 लाख से 16 लाख, 15 लाख, 14 लाख, और आज 2022 तक का आंकड़ा मैंने कहीं से निकाला है, यानी वो नौकरियां लगातार कम होकर 14 लाख पर आ गई है। आप पीएसयू की बात करते हैं ना, मैं टेलीकॉम की बात करता हूं, जो आज इंडिया में सबसे ज्यादा इनकम जनरेटेड एक सेक्टर बन गया है, क्योंकि उसी सेक्टर से एंटरटेनमेंट आ रहा है, उसी से ओटीटी हो या अलग तरीके के, उसी सेक्टर से सोशल मीडिया ड्राइव हो रहा है, उसी सेक्टर से ई कॉमर्स चल रहा है, उसी सेक्टर से आप अपने यूपीआई चला रहे हैं, है ना। आप उसमें किसी पीएसयू को नहीं पाते हैं। एक समय था उसमें बीएसएनएल एक पीएसयू के रूप में होता था, एक समय था जो उसमें एमटीएनएल पीएसयू के रूप में होता था, उनको खत्म कर दिया गया है, वो खत्म हो गए हैं, राइट। उनको सिर्फ रूरल सेगमेंट के लिए छोड़ दिया है सरकार ने। मैं आपको बताऊं, भारत संचार निगम लिमिटेड का डेटा मेरे पास में है, 2013 में 2,55,840 लोगों को नौकरी देता था पीएसयू, अब 2022 में मात्र 74,000। कहां गई वो नौकरियां? क्योंकि जब आपने एक सेक्टर को, एक पर्टिकुलर पीएसयू को आपने एलिमिनेट कर दिया, उसको डिक्लाइन कर दिया, तो नौकरी कहां से देगा? इसी तरीके से अगर मैं आपको एमटीएनएल का डेटा दूं, एमटीएनएल में 39,000 लोग थे जो 4,000 रह गए हैं। आप यही डेटा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी देख सकते हैं, 1,86,000 लोग नौकरी करते थे, 1,24,000। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि लोग रिटायर हो गए, लेकिन लोग रिटायर हो गए तो नया रिक्रूटमेंट भी तो होना चाहिए था। पीएसयूज में रिक्रूटमेंट हो ही नहीं रहा है, और इसी तरीके का डेटा आप सब जगह, आप एफसीआई में भी देख सकते हैं। ऑयल, नेचुरल गैस, ओएनजीसी जो इंडिया का सबसे बड़ा पीएसयू है, साथ उनमें 2014 में वहां तक 49,000 लोग थे, जिनकी तादाद अब 28,000 हो गई है। पीएसयूज को लगातार उनको मेन स्ट्रीम से हटाया गया है।
जब मेन स्ट्रीम से हटाया गया है तो लाभदायकता कम होगी, जब लाभदायकता कम होगी तो फिर आप कोशिश रहेगा, आप बाद में कहोगे जी आप क्यों और रिक्रूटमेंट करना चाहते हो, आपके ऑलरेडी प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, आपने उनको अपॉर्चुनिटीज दी ही नहीं है। और ये इसके अलावा एक चीज और है कि अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस भी पढ़ें तो इंडिया में जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जितने बैंक्स हैं, बैंकों की भी बात करें तो उनको ये कहा गया है कि उनको पीएसयू को जब फाइनेंस करना होता है किसी प्रोजेक्ट के लिए तो उनके नॉर्म्स अलग है। अगर किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को, निजी क्षेत्र को अगर आपने फंडिंग करनी है, उनके नॉर्म्स अलग होते हैं। और इसी तरीके से जो मैंने आपको एम्प्लॉइज का डेटा ये दिया पब्लिक सेक्टर का, आप चाहे तो बैंकिंग में भी देख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंकिंग चाहे वो शेड्यूल बैंक है या अलग है, और प्राइवेट बैंक्स में कितना डिफरेंस आता जा रहा है। तो इन्हीं सब चीजों के कारण ये जो आर्थिक असमानता है बढ़ती जा रही है। और इसमें एक बात और मुझे लगता है मुझे आपके साथ करनी चाहिए दोस्तों, मैंने कुछ समय पहले भ्रष्टाचार पे बात की थी जब उसका एक इंडेक्स आया था, तो उस इंडेक्स में मैंने आपको एक बात और बताई थी, चाहे तो आप इसी प्लेटफॉर्म पर उस वीडियो में देख सकते हैं कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म जो आज ग्लोबल जीडीपी का 3% हो गया है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म जानते हैं ना, जहां पे बड़े लोगों के रिश्ते नीति निर्धारकों के साथ बहुत नजदीक के साथ होते हैं और उन्हें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं, उस तरीके का भ्रष्टाचार होता है क्रॉनिक कैपिटलिज्म। इंडिया आपको पता है क्रॉनिक कैपिटलिज्म में 9वें नंबर पे खड़ा है, 9वें नंबर पे आ गया है। तो बड़ी अजीब सी बात नहीं हो रही है ये कि आप एक गरीब मुल्क है, 140 करोड़ प्लस की आबादी के हैं और आर्थिक विषमता इतनी बढ़ गई है, एक गरीबों के लिए रोजगार नहीं है और जो जिनके पास रोजगार है उनके वेतन बढ़ोतरी का आपके पास कोई स्कोप नहीं है। लेकिन जो निजी लोग हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, जो समाउ एंटरप्रेन्योरशिप में एस्टैब्लिश हो गए हैं, वो सब कुछ कमा रहे हैं। अभी बीते दिनों ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कंपनी का आईपीओ आया, ओवर लिस्टेड हुआ और मैं उसने प्राइसिंग भी स्टॉक मार्केट में बड़ी अच्छी कराई लिस्टिंग वाले समय। मैं कल कहीं पढ़ रहा था एक बिजनेस न्यूज़पेपर में 77,000 करोड़ की उसकी नेट वैल्यू आ गई है साहब। आप ही देख लीजिएगा मैं किस स्टार्टअप की बात कर रहा हूं जो जिसका अभी रिसेंटली बीते हफ्ते जिसने अपनी लिस्टिंग कराई है। अब बताइए क्या एक आम आदमी इन कंपनियों के शेयर खरीद रहा है, और क्या खरीद रहा है तो उसे मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो क्या उसे मुनाफे हो रहे हैं। ये आईपीओ जो आ रहे हैं इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, इसी आर्थिक विषमता से जुड़ी हुई बात है वो। हमने इस साल आईपीओ में शतक मार लिया है, लास्ट बार शतक हमने 2007 में मारा था। 100 कंपनियों के आईपीओ आने वाले हैं और आ चुके हैं तकरीबन 96 प्लस के। आपको पता है आईपीओ से कितना पैसा कंपनियों ने जुटाया है? प्राइवेट कंपनी है वो सारी की सारी, 1,59,000 करोड़ रुपया। और डेटा है 29% आईपीओ से जुटाए गए पैसे का कंपनीज यूज कर रही हैं लोन के रीपेमेंट में, 12% यूज कर रही हैं वर्किंग कैपिटल के लिए। और देखा जाए तो आईपीओ का पैसा किसके लिए होना चाहिए? एक्सपेंशन के लिए। जब एक्सपेंशन करेंगे तो नए लोगों को रोजगार मिलेगा। खैर मुझे लगता है ये बातें शायद चलती रहेगी क्योंकि इनके कुछ ऑप्शंस तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत सोचनीय मुद्दा है, सोचना चाहिए। आर्थिक विषमता उतना ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है जितना सेंसिटिव मुद्दा हमारे लिए गरीबी है, जितना सेंसिटिव मुद्दा हमारे लिए बेरोजगारी है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।